रेजुलेशन ऑफ अ वेक्टर। पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया गया था, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर मींस ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू। एक वेक्टर को टू या टू से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर ब्रेकअप करना, डिवाइड करना, दैट इज रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर एडिशन का जस्ट अपोजिट है ये। आपको कल डेफिनेशन पिछले उसमें बताई दी थी कि रेजुलेशन का मतलब क्या है, splitting of a vector into two or more different vector in different directions whose combined effect is equal to the given vector। कि एक वेक्टर को टू या टू से ज्यादा वेक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट करना, डिवाइड करना, जिन सभी वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट उस गिवन वेक्टर के इक्वल होता है। ये आपको कल बता दिया गया था। जो वेक्टर जिनमें रिजोल्व करते हैं किसी एक वेक्टर को, उन सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर। यानी उस दे आर द कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर, वो उसके कंपोनेंट है। जस्ट लाइक आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि दिस इज अ वेक्टर आर and it is resolved into these two vectors A and B। तो ये R वेक्टर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होगा। नाउ आवर क्वेश्चन इज, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रिजोल्व। रिजोल्व करते कैसे। इफ वी वांट टू रिजोल्व अ वेक्टर आर, सपोज एक वेक्टर आर है, दिस इज टू बी रिजोल्व इनटू टू वेक्टर्स ए एंड बी। आप इस आर वेक्टर को ए और बी में रिजोल्व करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, वी टेक वेक्टर आर, हम आर को लेंगे, दिस इज वेक्टर आर, से इट इज टेकन एज ओ क्यू, हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, ओ से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओ से क्या करेंगे बेटा, ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दी, ओ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ए के पैरेलल, और क्यू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू बी, और क्यू से हमने बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज करो पी पे। ओ से हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू ए, जो ए के पैरेलल है, और क्यू से हमने लाइन ड्रॉ की जो बी के पैरेलल है। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप बताइए ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू जो है ओ पी प्लस पी क्यू के इक्वल होगा ना। यहां पे OP जो है A के पैरेलल है और PQ जो है वो B के पैरेलल है, तो आप वही डायरेक्शन भी दे सकते हैं। ये A के पैरेलल है और ये B के पैरेलल है। तो इन दिस केस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में के अकॉर्डिंग जो है OQ जो है किसके इक्वल होगा, OP प्लस PQ। अब आप यहां पे देखिए, डायरेक्शन लगा दी, सेम डायरेक्शन है। OQ किसको रिप्रेजेंट करता है, R को। OP जो है, हमने ये नहीं कहा कि OP इज इक्वल टू A, नो, हमने सिर्फ ये कहा है कि OP जो है वो A की डायरेक्शन में है।
तो ये ओपी ए के इक्वल हो भी सकता है या फिर इसका जो है कोई रियल मल्टीपल होगा, मतलब किसी नंबर के मल्टीपल। सपोज करते हैं हम ये जो ओपी है वो एम ए के इक्वल है। एम 1 भी हो सकता है और 1 से कुछ और भी नंबर हो सकता है। एम जो है ओपी जो है किसके इक्वल हम सपोज कर लेते हैं, एम ए के इक्वल। और इसी तरह से पी क्यू जो है एन ए एन बी के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए प्लस एन बी नंबर 1। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। एम और एन 1 हो तो आर ए बी के इक्वल सेम हो गया। तो एन की वैल्यू हो सकती है कोई भी, इस करके हमने इसको एज इट इज, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये इसके एग्जैक्ट इक्वल है, हमने सिर्फ डायरेक्शन ली है। दैट्स वाई आप इसको इसके इक्वल नहीं कहेंगे, आप ओपी को एम ए के इक्वल कह दीजिए, इसको इक्वल, इफ दे आर इक्वल तो एम एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो हम ये हमारा आ गया। अब आप देखिए, जब भी हम किसी एक वेक्टर को किसी 2 वेक्टर्स के अलोंग गिवन डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो उसका यूनिक रिजल्ट होता है, डिफरेंट नहीं हो सकता। यूनिक रिजल्ट का मतलब उसका एक ही रिजल्ट होता है, अलग अलग रिजल्ट नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि ओपी जो है कोई और नंबर, जैसे आप यूं कह दें कि एक्स ए के इक्वल हो जाएगा या पी क्यू जो है वो वाई बी के इक्वल हो जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये यूनिक रिजल्ट होता है। इसी के इक्वल रहेगा दूसरे के इक्वल, मतलब एक वेक्टर को अगर आप 2 गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो उसका सिंगल रिजल्ट होता है, अलग अलग रिजल्ट नहीं होते हैं। ऑलवेज यही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। अब इसको कैसे प्रूव करें कि दूसरा नहीं होगा, एक ही रिजल्ट रहेगा? आप एज इट इज रखिए। हम कहेंगे यूनिकनेस। इस वेक्टर को रिजोल्व करने की यूनिकनेस क्या है? मतलब जो एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट बनते हैं, अभी हमने देखा, तो यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट यूनिक होते हैं, दूसरे नहीं हो सकते, वही कंपोनेंट रहेंगे, प्रोवाइडेड इन सेम डायरेक्शन। अगर आप किसी एक वेक्टर को गिवन 2 वेक्टर की डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो उसका ऑलवेज सेम आंसर ही होता है, एक ही रिजल्ट होता है, डिफरेंट रिजल्ट नहीं होते। कहने का मतलब ये। तो हमारा रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था कि R इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड ए और बी की डायरेक्शन में अगर आप उसको रिजोल्व करते हैं तो। सपोज हम मान लेते हैं, सपोज देयर आर अनदर और कंपोनेंट वेक्टर हैं, इस मतलब और कंपोनेंट हैं इसके, हम ये सपोज मान लेते हैं, तभी हमें पता लगेगा ना कोई और है या नहीं है। तो अनदर पेयर है, सपोज देयर आर अनदर पेयर ऑफ रियल नंबर्स दैट इज, कहने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि R जो है अनदर पेयर में भी रिजोल्व हो सकता है, और वो अनदर पेयर है M डैश A, क्योंकि ए बी की डायरेक्शन के लोगी है ना, तो डायरेक्शन ए बी के तो ए तो आएगा और बी भी आएगा, लेकिन अनदर पेयर है एन डैश। डैश आ गया तो इसका मतलब एम एन नहीं है, अनदर है, डायरेक्शन वही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं कि इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी एक वेक्टर को 2 वेक्टर्स में उनकी गिवन डायरेक्शन के अलोंग
रिजोल्व करते हैं यानी डिवाइड करते हैं तो उसका एक यूनिक रिजल्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। और वो यूनिक रिजल्ट हमने ये निकाल दिया कि दिस इज द यूनिक रिजल्ट। अगर आप आर को ए और बी की डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो ऑलवेज यही आंसर आएगा, दूसरा कोई वेक्टर नहीं हो सकता। यानी एक ही वेक्टर को आप गिवन टू वेक्टर की डायरेक्शन में सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज से उसको यानी डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे। हमने सपोज कर लिया कि डिफरेंट आंसर है, मान लिया कि दूसरे दो और कोई वेक्टर हो सकते हैं जिनमें इनको रिजोल्व किया जा सकता है, ये हो गई। अब ये भी आर के इक्वल है और वो भी क्या है, आर के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल तो रहेंगे ना, क्योंकि आर को ही रिजोल्व किया गया है। वेक्टर डिफरेंट आ गए, कंपोनेंट यानी उसके डिफरेंट हो गए, बट रिजल्टेंट तो वही रहेगा ना, क्योंकि कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट सेम होता है। तो उसका रिजल्ट भी आर है, इसका रिजल्ट भी आर है, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी एम ए प्लस एन बी किसके इक्वल होगा, एम डैश ए प्लस एन डैश बी। एनी डाउट, बोलिए आपको अगर कोई डाउट है तो। अब आप इसको उठा के इधर ले आओ सबको, प्लस एन बी माइनस एम डैश ए माइनस एन डैश बी इज इक्वल टू 0 हो गया। आप ए वालों को इकट्ठा कर लो, बी वालों को इकट्ठा कर लो, यानी एम माइनस एम डैश ए प्लस एन माइनस एन डैश बी इज इक्वल टू 0। यानी इनका सम 0 है। और जब दो क्वांटिटी का सम 0 होता है, या तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, या वो दोनों 0 होते हैं, है ना। किसी दो क्वांटिटी का सम 0 का मतलब क्या है कि दोज टू क्वांटिटीज आर सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर बोथ आर 0। अब यहां पे ए और बी वेक्टर कंपोनेंट है, आपको पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में तो है नहीं, और ना ही हमने कोई सेम की कंडीशन रखी। अगर सेम हो तो भी कोई बात नहीं, सपोज करो इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट इनकी डायरेक्शन से अपोजिट नहीं है। आपको पता है एक की डायरेक्शन हमने ए की डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल ली थी तो बी की डायरेक्शन ऐसे ली थी, दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो है नहीं। एक बात क्लियर हो गई, इस बात को तो हमने क्वेश्चन ही नहीं उठाना। हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मैग्नीट्यूड है, ए 0 नहीं है, यह भी हमें कंफर्म है। बी 0 नहीं है, यह भी हमें कंफर्म है, क्योंकि अगर ये 0 होते तो फिर आप इसको डिवाइड कैसे कर देते। एक आर को हमने डिवाइड किया है, तो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं या किसी भी वेक्टर को डिवाइड करते हैं या किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे वो कभी भी 0 नहीं होती। तो ए और वैसे भी ए और बी गिवन है, दिस इज एंड दिस, दे आर नॉट 0। 0 वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड होता ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 0 है। बट हेयर यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट्स वाई ये 0 नहीं है। तो ए और बी तो 0 नहीं है। अगर ए बी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये वाली चीज 0 है, इसका मतलब तो यही चीज 0 है ना। तो इट मीन्स देयरफॉर या दिस इंप्लाइज m माइनस एम डैश इज 0। ये नंबर है, ये नंबर 0 हो सकते हैं। एंड n माइनस एन डैश इज इक्वल टू 0, ये 0 है। जब ये 0 है तो इसका मतलब m किसके इक्वल हो गया, m डैश के, और एंड n किसके इक्वल हो गया, n डैश की। यानी ये इक्वल है, सेम है। तो ये सेम है तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ए गिवन वेक्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू डिफरेंट वेक्टर्स इन गिवन डायरेक्शन। कि एक गिवन वेक्टर जो है उसको डिफरेंट वेज से सेम डायरेक्शन के अंदर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, या आप यूं कह सकते हैं कि अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू
वेक्टर अलोंग अ गिवन डायरेक्शन इनटू मतलब ओनली एंड ओनली इन वन वेज। तो आप क्या रिजल्ट निकलेंगे, देयर इज वन एंड ओनली वन सिर्फ और सिर्फ एक वे टू रिजॉल्व a given vector into two or more component vectors along a given direction। कि आप एक वेक्टर को 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में गिवन डायरेक्शन में केवल एक ही वे से रिजोल्व कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से उसको रिजोल्व नहीं किया जा सकता। एनी डाउट? ओके। Now the rectangular component of a vector. Rectangular component of a vector in a plane। एक प्लेन में वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना। एक प्लेन में सिर्फ दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन अ प्लेन है हमारा अभी, यानी सिर्फ दो ही एक्सिस रहेंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में, क्योंकि तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते, वो 3 डायमेंशन में जाएंगे। तो अभी एक प्लेन की बात कर रहे हैं, एक प्लेन में यानी दो ही एक्सिस के अंदर। इसका मतलब सिंपली सा है कि एक गिवन वेक्टर को आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करना है। तो व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू 2 vectors which are at right angle, if a vector is resolved into 2 vectors at right angle, then it is known as rectangular component of vector। वेरी क्लियर। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप एक वेक्टर को 2 वेक्टर में डिवाइड करते हैं, अभी पीछे भी हमने 2 वेक्टर्स में डिवाइड किया था, बट वो क्या थे, वो राइट एंगल पे नहीं थे। अगर आप एक वेक्टर को 2 वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर एक दूसरे के राइट एंगल पे हों, तब हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। मैं फिगर बनाऊंगा और आप फिगर के साथ ही मुझे ये बताइएगा कि ये कौन से वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं। सपोज देयर इज अ वेक्टर, ये आर वेक्टर है या ए वेक्टर है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। एक वेक्टर है, हमने ले लिया यहां पे, दिस इज द वेक्टर, ये वेक्टर है। इस वेक्टर ए को हमने, सपोज ए वेक्टर ले लेते हैं, इजी रहेगा इसको रिप्रेजेंट करना। इस वेक्टर ए को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। तो दिस इज द वेक्टर ए।
फिगर के साथ ही फटाफट मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सा लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। एक ओ से, ये ए वेक्टर है, इसको हमने टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। अब आप ए से एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करें, ये कर दी। दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ करें, ये कर दी। अब आपको पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली राइट एंगल हो गया। ये एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब आप क्या करें, यहां से पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए ऑन एक्स एक्सिस, और पी से ही वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। सपोज करो ये हम कुछ भी कर लेते हैं, पी एम कर दिया, ये पी एन कर दिया। अब एक कंपोनेंट ओ एम बन गया और एक कंपोनेंट ओ एन बन गया। ये दो कंपोनेंट हो गए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ओ एम और ये वाई एक्सिस के। तो हम इसको जो है नेम दे देते हैं। सपोज करो ये ए एक्स है और ये क्या है, ए वाई है। ए एक्स मतलब ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब आप मुझे बताइए यहां पे कौन सा लो लगेगा, कौन सा लो आपको ध्यान आ रहा है जो हमने किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। आर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं दिख रहा आपको, ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया एक, इट इज पैरेललोग्राम, क्योंकि एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है। और जब पैरेललोग्राम लॉ कब लगता है, जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो और वहीं से उनका रिजल्टेंट होता है, तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है बेटा, है तो वो वही चीज, तो इसको यहां पे वेक्टर होता, फिर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ है डायरेक्ट जो लग रहा है। तो आप यहां कहेंगे, यहां पे लेट वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स ओपी, ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ए, और ये ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दैट इज रिजोल्व्ड इनटू टू वेक्टर्स along x axis and y axis. OP, this is resolved into two vectors along x axis and y axis. ये दो वेक्टर्स में रिजोल्व हो रहा है along x axis and y axis. तो रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ, आप मैं लिख नहीं रहा हूं सिर्फ बता रहा हूं, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम O पैरेलल मतलब along x axis and from O draw a line along y axis. एक लाइन आप x axis के along ड्रॉ करो और एक y axis के। Now draw PM perpendicular to x axis and PN perpendicular to y axis. तो इस तरह से P से PM perpendicular to OX यानी x axis के ऊपर और PN perpendicular OY यानी कि y axis के ऊपर आप ड्रॉ कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए यहां पे ओ एम पी एन इज ए पैरेललोग्राम, ओ एम पी एन इज ए पैरेललोग्राम। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सीधा कह दीजिए पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड पी एन परपेंडिकुलर टू ओ वाई अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम law of vector addition. What is the result? OP is equal to OM plus ON. यही ना पैरेललोग्राम का रिजल्ट, पैरेललोग्राम का रिजल्ट यही रहेगा ना बेटा। तो सिंस इसका मतलब क्या हुआ, OP क्या है आपको पता है, ये A है, OM क्या है, AX सपोज कर लिया हमने, ये X एक्सिस के लोग है और ये Y एक्सिस के लोग है, तो AY। दिस इज द कंपोनेंट, AX एंड AY आर द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A along X एक्सिस एंड Y एक्सिस। अब हम आगे जो है
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरह से एक्स वाई, जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम में आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो हम उसको कौन सा किस डायरेक्शन के अलोंग है, कौन सा एक्सिस के अलोंग है, तो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक ए को रिजोल्व करना है तो ए एक्स ए वाई, तीनों एक्सिस में तो ए एक्स ए वाई ए जेड। ए एक्स मतलब एक्स के अलोंग, ए वाई का मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, ए जेड का मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको ध्यान हो तो हमने यूनिट वेक्टर किया था, आपको बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एज द वेक्टर। गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होती है और वो उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और उसी टाइम आपको ये भी बताया गया था कि आई, जे एंड के, दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर। आई along x axis, j along y axis and k along z axis। अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो अब वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देर आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। दूसरी बात यह है कि 3 टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे और जेड एक्सिस के अलोंग के होते हैं। तो हेयर 2 एक्सिस हैं, तो हेयर आई एंड जे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर द यूनिट वेक्टर्स along x axis and y axis। ये 2 यूनिट वेक्टर हैं। Therefore ax किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज ax i। ये क्योंकि यहां पे ax, ये ax कंपोनेंट वेक्टर है, इट इज इक्वल टू दिस यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एक्स इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। ए वाई होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेक्टर ए वाई को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई एंड जी, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा। सो ए किसके इक्वल हो जाएगा फिर? अब ए को आप इसको, दिस विल बिकम व्हाट? A इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये रिप्रेजेंटेशन, अनदर रिप्रेजेंटेशन आ गई यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब आप देखिए ये A जो है एक्स एक्सिस के अलोंग या दैट मेक एन एंगल थीटा। सपोज करो ये तो रेजोल्यूशन हो गया। अब हमने इसका जो है डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, कितना होगा। दिस इज ओनली रेजुलेशन। अब आपने इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड ए का और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए सपोज ए जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर थीटा एंगल फॉर्म करता है तो इसका मतलब ये एंगल एम ओ पी थीटा, एम ओ पी थीटा ही होगा ना। और ओ एम किसके इक्वल है? ए एक्स के इक्वल। ओ एन किसके इक्वल है? ए वाई के इक्वल। अब आप इसमें, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका कोस और साइन लेते हैं। तो आप इसमें इस ट्रायंगल में ओ पी एम, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ पी एम, व्हाट विल यू टेक? ओ पी एम के अंदर क्या आएगा? कोस थीटा किसके इक्वल आएगा? ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम किस क्या है? ए एक्स। ओ पी क्या है? ए।
और वी कैन से ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ए इधर ले आए ना बेटा, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह इसमें साइन थीटा निकालो। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? पी एम अपॉन ओ पी, और पी एम किसके इक्वल है? ओ एन के इक्वल है, यानी इट इज ओ एन अपॉन ओ पी, एंड इट बिकम्स ए वाई अपॉन ए। अब आप देखिए ए वाई किसके इक्वल हो गया? ए साइन थीटा। ए एक्स ए कोस थीटा के, ए वाई ए साइन थीटा के। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। क्या था? ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आप इन दोनों को का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए टू कैलकुलेट द वैल्यू। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। You get a square cos square theta plus sin square theta। अब cos square theta और sin square theta की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब a square इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यू कैन से a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आ गया। और वैसे भी हमें पता है जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, यानी कंपोनेंट राइट एंगल पे होते हैं, तो हमने किया था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। वही r वाला वही फॉर्मूला है। r किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा। ध्यान होगा आपको। और यहाँ राइट एंगल है तो कोस थीटा यानी कोस 90 जीरो हो जाता है, तो वो इसके इक्वल होगा। सेम वही रिजल्ट आ गया यहाँ पे भी। अब इसके बाद इसकी आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके? आप देखिए बैक पेज पे चलिए। टेंजेंट थीटा क्या आएगा? पी एम अपॉन ओ एम। पी एम अपॉन ओ एम, और ये था किसके इक्वल? ए वाई के, एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स। ए वाई अपॉन ए एक्स, वी ऑब्टेन दिस वैल्यू। ये थी हमारे 2 डायमेंशन के अंदर, या आप ये कहिए कि इन अ प्लेन के अंदर किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करना और उसका रिजल्ट मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन जब निकाले मतलब थीटा निकालना होता है, तो जब इनकी वैल्यू आ जाएगी तो हम टेंजेंट इनवर्स लेके उसको कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में डिवाइड करना।